हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। अभी तक इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ लिक्विड्स। लिक्विड से हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन लिक्विड भी कहते हैं, साथ ही इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहेंगे हम इसको, और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी हम इसको कहेंगे। देखिए, प्योर लिक्विड्स इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करते हैं। प्योर लिक्विड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। प्योर लिक्विड में एक ऐसा भी एग्जांपल है प्योर मरकरी का, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकते हैं। तो प्योर मरकरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बाकी के जो प्योर लिक्विड हैं, जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड है, कोई ऑयल है या फिर वाटर है, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनसे हम लिक्विड करंट को पास नहीं करा सकते, या फिर कहें इलेक्ट्रिक करंट को हम इनसे पास नहीं कर सकते। तो प्योर लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है बस ओनली मरकरी का, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकते हैं। अब बात आती है कि प्योर लिक्विड को हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट पास करा सकते हैं प्योर लिक्विड से होके। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि प्योर लिक्विड में हम कुछ ऐड करेंगे केमिकल्स, और जो भी केमिकल हम उसमें ऐड करेंगे वो डिसोसिएट होगा अपने आयंस की फॉर्म में, और वो आयन करंट को पास कराएंगे उस लिक्विड से होके। तो वो काम करेंगे वहां पर चार्ज कैरियर्स का। और क्या हमको उसमें केमिकल ऐड करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो थोड़ा सा नोट कर लेते हैं कि प्योर लिक्विड्स जैसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स, ओके, ऑयल, वाटर, these are bad conductor of electricity, okay, bad conductor of electricity, या फिर कहें इनसे इलेक्ट्रिक करंट को हम पास नहीं कर सकते। बट प्योर मरकरी, प्योर मरकरी लिक्विड फॉर्म में इज गुड कंडक्टर, ओके, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। लेकिन हमें करना कैसे है कि प्योर लिक्विड से भी हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा सकें। वही बात हमने बताई थी कि प्योर लिक्विड जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, उनके साथ हम कुछ केमिकल्स ऐड करेंगे, जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट, कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इस तरीके के अगर हम इनऑर्गेनिक साल्ट्स ऐड कर दें प्योर लिक्विड्स में, जैसे वाटर है, वाटर में हम ये चीज़ें ऐड कर दें, तो हम उसको बना सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कैपेबल, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, हम एसिड्स ऐड कर सकते हैं, ओके। एसिड्स में जैसे H2SO4, HCl, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं किसमें, प्योर लिक्विड्स में। और हम इसमें बेसिस भी ऐड कर सकते हैं कुछ, प्योर लिक्विड्स में हम कुछ बेसिस ऐड कर सकते हैं, जैसे NaOH, ओके, KOH, कुछ इस तरीके के बेसिस अगर हम बेसिस ऐड कर दें प्योर लिक्विड्स में, तो वो हो सकते हैं कि वो गुड कंडक्टर बन सकते हैं, या फिर कहें हम करंट को पास करा सकते हैं उनसे, ठीक है। अब प्योर लिक्विड में अगर हम बात करें तो वाटर की बात कर लेंगे, ठीक है, H2O। प्योर वाटर करंट को पास नहीं करता है। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो प्योर वाटर में हम कोई भी एक इनऑर्गेनिक साल्ट का एग्जांपल लेके से समझेंगे। और होता क्या है एक्चुअल में कि प्योर वाटर के साथ मान लीजिए कि हमने यहाँ पर NaCl ले लिया, ठीक है। वाटर में, प्योर वाटर में हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, जो साल्ट है, इनऑर्गेनिक साल्ट है। इसको जब हम ऐड करेंगे प्योर वाटर में, तो ये डिसोसिएट्स होगा अपने आयंस की फॉर्म में, Na+ और Cl-।
ठीक है। इन आयंस की फॉर्म में ये डिसोसिएट्स होगा, डिसोसिएट्स मीन्स ब्रेकअप होगा इनटू देयर आयंस Na+ एंड Cl-। तो ये क्या है, आयंस हैं। इनकी बात करेंगे, पॉजिटिव आयंस को क्या कब कहेंगे, नेगेटिव आयंस को हम क्या कहेंगे। ये फिलहाल पॉजिटिव आयंस है, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है। ये दोनों ही मिला के आयंस हैं, एक आयन है दूसरा भी आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। जब हम प्योर वाटर में सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, सॉल्यूशन जो बनता है उसमें होता क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, Na के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, सम मॉलिक्यूल्स, ओके, थोड़ा सा फ्रैक्शन, जितना भी हमने ऐड किया उसका कुछ फ्रैक्शन डिसोसिएट्स होता है, पूरा कंप्लीट डिसोसिएट्स नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसमें जो वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन एटम है वो तो इसको अट्रैक्ट करता है, सोडियम एटम को, ठीक है। और जो हाइड्रोजन का एटम है पॉजिटिवली चार्ज, वो क्लोरीन के नेगेटिवली चार्ज आयन को अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है NaCl जो साल्ट हमने ऐड किया है, और वो ब्रेक होने के बाद इनके बीच में तो कहीं ना कहीं वाटर ही होगा, जब हमने प्योर वाटर में NaCl को ऐड किया है ना। और बीच में जब इनके कहीं ना कहीं वाटर है, तो वाटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है, इंसुलेटर होता ही है ना। तो जो डाइलेक्ट्रिक जब भी किसी दो चार्ज के बीच में आ जाता है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसको रिड्यूस कर देता है। यहाँ देखिए आप, जो Na पॉजिटिव आयन है ना, ये चार्ज आयन है, ये भी चार्ज आयन है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है, अट्रैक्शन का, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इनके बीच में तो वाटर आ चुका है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है इनके बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स को। ये हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, है ना। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 81। तो ये 81 टाइम्स रिड्यूस कर देता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है। इससे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जैसे ही ब्रेक होते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाते और दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ पाते, और फिर से ये कंपाउंड नहीं बन पाता NaCl। तो ये डिसोसिएट्स होके उसमें फ्रीली मूव करते हैं वाटर के साथ मिलकर। तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस ही लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो किस तरीके से ये हेल्प करेंगे हमारी, वो हम देख लेते हैं फिगर के थ्रू। सबसे पहले हम इस फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि इस काम को हमें कैसे करना है। तो देखिए, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम, ये जो हमने लिया है प्योर लिक्विड, ठीक है, प्योर लिक्विड के साथ इनऑर्गेनिक साल्ट, प्योर लिक्विड के साथ एसिड्स, प्योर लिक्विड के साथ बेसिस। देखिए, अगर हम वाटर को ले लें इसकी जगह, ठीक है, वाटर ले लिया हमने प्योर लिक्विड इन सभी की जगह, वाटर का एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। अगर देखिए यहाँ पर, ये तो हम एग्जांपल लिया ही है, अगर वाटर को हम ऐड कर दें एसिड्स में, एसिड अगर हम डाल दें वाटर में, तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड्स बन जाएगा। अगर देखिए कोई भी एसिड है प्योर फॉर्म में कंसंट्रेट कहलाता है। डाइल्यूट कब होता है, अगर उसमें हम कुछ ऐड कर दें, जैसे वाटर हमने ऐड कर दिया उसमें, तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। अपनी प्योर फॉर्म में 100% H2SO4 तो कंसंट्रेट होता है, अगर उसमें हम थोड़ा सा वाटर मिला दिया, कुछ पार्ट वाटर का मिला दिया उसमें, तो वो डाइल्यूट बन जाएगा। वैसे ही ये डाइल्यूट बेसिस बन जाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट बेसिस। प्योर बेसिस कंसंट्रेट होता है, बाकी का अगर उसमें H2O पार्ट मिला दिया, वाटर मिला दिया, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, उसमें कुछ पार्ट ही रहता है बेसिस का, बचा हुआ वाटर रहता है। ऐसे ही इसमें कुछ पार्ट होता है एसिड का, बचा हुआ वाटर रहता है, तो ये डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं, ये डाइल्यूट बेसिस कहलाते हैं। इस तरीके से हम बना सकते हैं कि पहले तो H2O प्योर था, है ना, प्योर H2O क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन साल्ट मिला दो या फिर एसिड्स मिला दो या फिर बेसिस मिला दो तो ये कंडक्टिंग लिक्विड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं ये, कंडक्टिंग लिक्विड्स, ओके, कंडक्टिंग लिक्विड्स। इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को जिस वेसल में हम मिलाएंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे इसको, H2O प्लस NaCl ये इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। तो इलेक्ट्रोलाइट
प्लस वेसल। जिस वेसल में ये प्रोसेस हम करेंगे उस वेसल को और इलेक्ट्रोलाइट को दोनों को इंक्लूड करके कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी अब डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। कंप्लीट प्रोसेस के लिए तो उसमें इलेक्ट्रोड भी डालने पड़ेंगे उस वेसल में, हमको बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अभी बचा है समझने के लिए, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। इसको हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी कहेंगे। तो इसको हम फिगर से सबसे पहले समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा ये पार्ट कि प्योर वाटर था, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, उसको हमको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। तो हमको उसमें कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट हमने ऐड कर दिया, या फिर एसिड ऐड कर दिया, या फिर बेसिस ऐड कर दिया। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। हम यहाँ पर AgNO3 का एग्जांपल लेके समझेंगे इसको, ठीक है। NaCl वाली बात से मैंने समझाया था कि जो भी आयंस बनते हैं इन सब में आयंस बनेंगे। एसिड को मिलाएंगे तो एसिड अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे HCl है, H पॉजिटिव और Cl माइनस में, KOH है तो K पॉजिटिव और OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी आयंस बनते हैं वही वहाँ पर लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को हटा लेते हैं और फिगर के थ्रू समझते हैं इसे प्रोसेस को कंप्लीट को, ओके। तो ये जो ब्रेकिंग प्रोसेस होता है ये किस तरीके से होता है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिबरेट होती हैं, कुछ चीज़ें डेपोजिट होती हैं एज टाइम पासेस, है ना। तो वही चीज़ देखते हैं इस प्रोसेस को। मेन चीज़, प्योर लिक्विड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको हमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं एक वेसल, ओके। सो लेट इट इज द वेसल जिसमें हम ये प्रोसेस करने वाले हैं। और इसमें हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या लेते हैं, AgNO3 प्लस H2O वाटर के साथ, ठीक है। वाटर और AgNO3 का सॉल्यूशन हमने बनाया क्या, इस वेसल में हमने भर दिया AgNO3 और H2O, ठीक है बात। AgNO3 प्लस H2O इस वेसल में हमने यहाँ पर ले लिया है, तो वो अपने आप ही सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर वेसल को। अब इसमें क्या होगा एक्चुअल में कि कुछ फ्रैक्शन, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आयंस की फॉर्म में। तो इसमें Ag प्लस और NO3 माइनस, सिल्वर नाइट्रेट है ये, तो सिल्वर का पॉजिटिव आयंस और नाइट्रेट के नेगेटिव आयंस में ये डिसोसिएट्स हो जाएंगे। कुछ पार्ट इसका जितना सॉल्यूशन है इसमें, उसमें से AgNO3 का कुछ पार्ट में सम फ्रैक्शन ऑफ AgNO3 डिसोसिएट्स इन देयर आयंस ओनली, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐड करना है। इलेक्ट्रोड मीन्स हमने यहाँ पर कुछ रॉड डाल दी इसमें किसी मटेरियल की, ठीक है, रॉड। तो ये हमने एक रॉड और एक रॉड ये, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 रॉड यहाँ पर ऐड कर दी इसमें मटेरियल की, और वो मटेरियल है Ag, ठीक है। सिल्वर की ही ये दोनों रॉड्स हैं, ये भी Ag की है और ये भी Ag, मीन्स सिल्वर की दोनों रॉड हमने डाल दी हैं। और सिल्वर की ही क्यों डाली है इसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। 2 रॉड डाल दी, इनको हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स, ओके, इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, बिकॉज हमको करंट पास करना है, तो यहां हम बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहां से करंट को पास करना है। तो दोनों ही जो इलेक्ट्रोड हमने इसमें ऐड किए हैं, जो 2 रॉड डाली हैं हमने किसी मटेरियल की, तो Ag जो सिल्वर मटेरियल है इसकी हमने यहाँ पर रॉड डाली हैं, इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के थ्रू, ओके। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल ले लिया बैटरी का और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ओके।
तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया है और साथ ही यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ले लेते हैं जिससे कि डैमेज ना हो सर्किट। कोई की लगा देते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है, ये इलेक्ट्रोड है। अब देखिए जो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स हैं, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है जिस इलेक्ट्रोड से लगाया है उस इलेक्ट्रोड को कहेंगे हम एनोड। ओके, एनोड है ये वाला इलेक्ट्रोड एनोड। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको कहेंगे हम कैथोड। दिस इज कैथोड। ओके, दोनों एजी के लिए हैं, क्यों लिए हैं इसकी भी बात करेंगे हम। सबसे पहले यहां पर AgNO3 का कुछ पार्ट डिसोसिएट्स हो गया था इनटू देयर आयंस। अब जैसे ही हमने बैटरी को कनेक्ट किया और इस की को क्लोज किया तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड कहते हैं, तो बात समझ में आ ही गई। तो ये पॉजिटिव है पूरा कंप्लीट और ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब यहाँ जो Ag प्लस है और NO3 माइनस है, इसमें से अगर हम देखें तो जो Ag प्लस है ये पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, ठीक है। और NO3 माइनस जो कि नेगेटिव आयन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करता है। क्यों करता है, सिंपल सी बात पता है, कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपेल्ड होगा, इससे वो इधर जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो जो NO3 है वो इसके तरफ आएगा, इसके टूवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो Ag प्लस इधर जाएगा, NO3 माइनस इधर आएगा, तो सिंपल सी बात है। अब देखिए जो NO3 माइनस जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये किधर आ रहा है, एनोड की तरफ आ रहा है। NO3 आयन, जो भी आयन एनोड की तरफ आएगा, यहाँ तो NO3 आ रहा है, लेकिन जो भी आयन एनोड की तरफ आएगा उसको हम कहेंगे एनायन। ओके, क्या कहेंगे, एनायन, जो एनोड की तरफ आएगा, क्लियर है। और जो कैथोड की तरफ जाएगा उसको कहेंगे कैटायन, क्लियर है। एनायंस एंड कैटायंस बहुत सारे होते हैं, ये एक से लेके हम समझ रहे हैं इसको। एक एनायन लिया हमने और एक कैटायन लिया। जो कैथोड की तरफ गया ये कैथोड है तो वो कैटायन हो गया, और जो एनोड है ये एनोड की तरफ गया वो एनायन हो गया। तो एनायन नेगेटिवली चार्ज होगा और कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होगा, इस बात को आप यहां ध्यान रखेंगे। अब प्रोसेस को समझते हैं हम। यहां पर देखिए ये जो NO3 नेगेटिव आयन है, जो एनायन है, जैसे ही यहां पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, NO3 आयन अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री कर देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिए यहाँ पर कि जो भी कैटायन और एनायन मूव करेंगे ये इलेक्ट्रोड्स पर पहुँचेंगे, और हो सकता है इलेक्ट्रोड्स पर पहुँचकर ये अपने चार्ज को फ्री कर दें। फ्री करने से या फिर ये गेट कर लें चार्ज को, या फ्री कर सकते हैं, अपने चार्ज को छोड़ भी सकते हैं और ये गेन भी कर सकते हैं चार्ज को। और छोड़ने पर या गेन करने पर चार्जेस को ये डिपॉजिट भी हो सकते हैं इन इलेक्ट्रोड्स पर, साथ ही ये लिबरेट भी हो सकते हैं, वहां से फ्री भी हो सकते हैं। ध्यान रखना है, एनायन या कैटायन अपने इलेक्ट्रोड्स पर जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स पर जाने के बाद ये वहां डिपॉजिट भी हो सकते हैं और वहां से लिबरेट भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। अपने चार्ज को छोड़ेंगे, कोई भी आयन है अपने चार्ज को छोड़ेगा तो वो सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। इसका NO3 का माइनस हटा दें तो ये अपने एलिमेंट में बन जाएगा, NO3 माइनस में। Ag प्लस का चार्ज हटा दें तो ये अपने सब्सटेंस में बन जाएगा, अपने एलिमेंट में बन जाएगा, लेकिन ये फिलहाल तो चार्ज है इनके पास। तो ऐसा प्रोसेस हो सकता है, ये पहले से आप समझ के चलिए। तो फिलहाल हम यहाँ AgNO3 का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं तो इसी से समझा रहे हैं इसे, लेकिन हो सकता है कुछ डिफरेंट प्रोसेस भी हो। ये डिपॉजिट हो सकते हैं दोनों ही कैटायन या एनायन अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर, या वहां से फ्री भी हो सकते हैं, कुछ भी प्रोसेस पॉसिबल है। लेकिन AgNO3 का जो केस है इसमें हम समझेंगे कि एनायन लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, या Ag प्लस डिपॉजिट होगा अपने इलेक्ट्रोड पर या फिर लिबरेट होगा। लिबरेट मीन्स फ्री होना, ठीक है। तो NO3 आयन जो है एनायन है
जो इस इलेक्ट्रोड के पास आया, एनोड के पास आया, तो इसने क्या किया, क्योंकि अट्रैक्ट होके आया है, इसने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, उसको इसने फ्री कर दिया यहाँ से, और वो इलेक्ट्रोड जो एनोड है इस पर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, NO3 ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया। ठीक है, फ्री किया इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन इस एनोड को मिल गया, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया। और यहाँ क्या बचता है फिर, ओनली NO3 सब्सटेंस, NO3 केवल, इसके पास अब चार्ज नहीं है, ध्यान रखेंगे आप इसको। अब ये कहाँ जाएगा इसकी भी हम बात करेंगे। दिस इज बेसिल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है NO3 ने जो फ्री किया है, ये कहाँ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा ये, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करके कहाँ पहुंचेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुंचेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर यहाँ बैटरी के अंदर प्रोसेस होगा, इसकी हम बात करेंगे डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में, जब EMF की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से फिर यहाँ पहुँचाया जाएगा। जो नेगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, इस काम को बैटरी करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पहुँचा है पॉजिटिव एंड पर बैटरी के, इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको हम EMF वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, ऐसा क्यों होता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, है ना, उसके अपोजिट। देखिए इसका नेगेटिव चार्ज है इस टर्मिनल का, और उस इलेक्ट्रॉन को हमें इसी नेगेटिव चार्ज वाले टर्मिनल पर पहुँचाना है, मीन्स उसके अगेंस्ट पहुँचाना है हमको वर्क करके। वो वर्क कौन करेगा, बैटरी करेगा। उसी वर्क को हम कहते हैं EMF, पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, है ना। एक फोर्स लगाती है बैटरी अगेंस्ट किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाती है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF समझेंगे इसको डिटेल में बाद में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पर आ गया। अब नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, मूव करेगा। ठीक है बात, इलेक्ट्रॉन ये मूव करके आ जाएगा इस इलेक्ट्रोड पर। ठीक है बात, इस इलेक्ट्रोड पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया है। क्लियर है बात, प्रोसेस को समझ रहे हैं, बहुत जल्दी होती हैं सारी चीज़ें। Ag+ जो कैटायन है वो मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, और कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन पहले से ऑलरेडी है। तो Ag+ को कौन मिला, एक इलेक्ट्रॉन मिला। केवल एक कंपाउंड को लिया हमने, बहुत सारे डिसोसिएट हो गए थे AgNO3, एक Ag+ लिया, एक NO3- लिया, बस उसी की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना है हमारा एक यूज हुआ है बस AgNO3, बस उसी की बात कर रहे हैं। जितना हमने AgNO3 मिलाया था उसका एक यूज हुआ है, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड ओनली यूज हुआ है Ag+ और NO3- में। तो जो Ag+ यहाँ पहुंचेगा वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये अपने सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज, और ये अपने सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। और सब्सटेंस में चेंज होके ये यहाँ डेपोजिट हो जाएगा, कहाँ, कैथोड पर, डेपोजिटेड एट कैथोड। कैथोड पर क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा यहाँ आके। ठीक है बात, तो हमारा एक Ag+ क्या हो गया, यूज हो गया। ये Ag+ हमारा कहाँ यूज हो गया, क्या हो गया, यूज में आ गया, और जमा हो गया यहाँ कैथोड पर। और जो NO3 था अभी यहाँ, इसका क्या होगा, देखिए NO3+, सॉरी ओनली NO3- था, ये इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, वो यहाँ पहुँच गया था। जो ओनली NO3 है दिस, इसका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री होके इसे मिल गया Ag+ को, और इस NO3 का क्या हुआ, इस NO3 का ओनली जो सब्सटेंस है, इसने एनोड के साथ रिएक्शन की। एनोड में कौन है, Ag है ना, सिल्वर है, सिल्वर के साथ Ag कौन सा, एनोड वाला, उसके साथ रिएक्शन की NO3 ने। NO3 कौन सा था, जो हमारा सॉल्यूशन था, है ना, हमने जो साल्ट ऐड किया था वो वाला NO3। इसके साथ मिलके इसने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया AgNO3। और वो AgNO3 फिर से कहाँ आ गया, क्योंकि ये तो लिबरेट हुआ था, ये जमा नहीं होगा, NO3 यहाँ जमा नहीं होगा, ये Ag के साथ मिलके AgNO3 मिलाएगा, और वो लिबरेटेड हो गया, मीन्स फ्री हो जाएगा, ये लिबरेटेड। और फिर से ये किस में आ जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वाटर वाला, इसी में ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक AgNO3 यहाँ से यूज होके गया था Ag+ और NO3- में,
Ag यहाँ डिपॉजिट हो गया, NO3 यहाँ से फ्री हो गया। NO3 यहाँ से फ्री होने के बाद इसके Ag के साथ मिलके फिर से एक AgNO3 हमने बना लिया। एक Ag हमारा पहले यूज हो गया था, NO3 यूज हुआ था हमारा, ठीक है, ये वाला NO3, और ये NO3 इसके Ag के साथ मिलके फिर से एक AgNO3 हमको वापस मिल गया। क्लियर सी बात है, एक AgNO3 कंपाउंड हमारा यूज हुआ था और वही हमको यहाँ वापस मिल गया। इट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट में जो साल्ट है हमारा AgNO3, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये अनचेंज्ड रहेगी। मीन्स जितना AgNO3 था हमारे पास इसमें वाटर के साथ वो उतना ही रहेगा। मीन्स जो आयंस में कन्वर्ट हुआ था AgNO3 फिर से वो ब्रेक होगा, फिर से वही प्रोसेस होगा जैसे मैंने NaCl का समझाया था, वैसे ही AgNO3 वाटर के साथ मिलेगा और Ag प्लस में और NO3 माइनस में कन्वर्ट होगा। कुछ पार्ट, सारा का सारा AgNO3 कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट, ठीक है। बात फिर से समझ लीजिए इस चीज को, केवल एक AgNO3 हमने लिया था, Ag प्लस लिया था, NO3 माइनस लिया था, Ag यहाँ चिपक गया, NO3 यहाँ आ गया। अब एक चीज समझेंगे आप यहाँ पर, अगर हम इस एनोड को Ag का नहीं लेते तो हमारी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती। जितना AgNO3 था हमारे पास वो, क्योंकि एक तो Ag तो यहाँ चिपक गया ना, यहाँ डिपॉजिट हो गया, तो Ag हमको एक चाहिए, क्योंकि एक Ag हमारा यहाँ चिपक गया है, डिपॉजिट हो गया है, तो हमको वो Ag कहाँ से मिला, इस एनोड से मिला, ठीक है। तो जो कैटायन है वही एनोड होना चाहिए, ठीक है। तो एनोड एंड कैटायन सेम एलिमेंट के होने जरूरी हैं, सेम एलिमेंट के। अगर नहीं रखेंगे तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो कंपाउंड हमने ऐड किया है, जो साल्ट हमने ऐड किया है, उसकी कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि Ag यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसमें जो आयंस हैं Ag आयंस वो कम होते रहेंगे इसमें, और फिर उससे क्या होगा, जो करंट पास कर रहा है लिक्विड, अभी कैसे पास करेगा वो तो समझेंगे ही हम, वो जो करंट पास करेगा लिक्विड वो कंडक्टिविटी इसकी कम होती जाएगी, है ना, उतना करंट पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयंस तो कम हो जाएंगे, आयंस ही यहाँ करंट को पास कराएंगे। तो एनोड और कैटायन सेम एलिमेंट के होना जरूरी है, क्योंकि कैटायन यहाँ चिपकेगा, डिपॉजिट होगा, तो हमको Ag चाहिए, वो NO3 के साथ कंपाउंड मिला के फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, जो भी वाटर के साथ फिर से रिएक्शन करेगा, और Ag प्लस में और NO3 माइनस में वो ब्रेक होते रहेंगे जितनी हमारी जरूरत है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। और जो कैथोड है वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, कैथोड में एनी एलिमेंट, में एनी एलिमेंट, क्लियर है। तो इस तरीके से यहां से एक इलेक्ट्रॉन था जो फ्री हुआ, वो वापस हमको यहां मिला, है ना। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने से क्या हुआ, जितना इलेक्ट्रॉन यहां लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, लिबरेट हुआ और यहां डिपॉजिट हुआ कैथोड पर, उतना ही इलेक्ट्रॉन बैटरी से पास होके जाएगा, ठीक है। तो बैटरी से जितना इलेक्ट्रॉन पास करेंगे वही इलेक्ट्रॉन यहां लिबरेट या डिपॉजिट हो रहे थे, यहां से लिबरेट हुआ, यहां डिपॉजिट हुआ। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो अनचेंज्ड रहेगा, जितना था पॉजिटिव उतना ही रहा, जितना था नेगेटिव उतना ही रहा। तो इलेक्ट्रोड एनोड का जितना पॉजिटिव था पोटेंशियल वही रहा, और कैथोड Ag का जितना था पोटेंशियल, क्योंकि नेगेटिव टर्म से कनेक्टेड उतना ही रहा। केवल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो मूव कर रहे हैं वो किसके मूव कर रहे हैं, जो आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। और यूज किसका हो रहा है, एक तो इस एनोड का यूज हो रहा है ना। एनोड से Ag छूट रहा है लगातार, क्यों छूट रहा है, क्योंकि वो NO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये एनोड है, एनोड का Ag निकलता रहेगा, मीन्स हल्का होता रहेगा। जो एनोड है वो लाइट होता रहेगा, क्योंकि इसका Ag रिएक्ट करेगा ना NO3 के साथ, और यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा, और ये भारी होता रहेगा, हैवी होता रहेगा जो कैथोड है, क्योंकि यहाँ ये डिपॉजिट होगा। यहाँ क्या होगा, Ag डिपॉजिटेड, ओके, और यहाँ पर Ag लिबरेटेड, मीन्स फ्री होता रहेगा। किसका, एनोड का। तो एनोड हल्का होता रहेगा और ये भारी होता रहेगा, यहाँ पर चिपकता रहेगा। कभी आपने देखा होगा सेल में कुछ इकट्ठा हो जाता है एक इलेक्ट्रोड पर, वो कैथोड होता है जहां डिपॉजिट होता है एलिमेंट, ठीक है बात। तो अभी यहाँ पर कंडक्शन कहाँ हुआ उसको भी समझते हैं हम यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो बैटरी का सेम रहेगा, दोनों ही इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा, केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उतने ही मूव करेंगे बैटरी से जितने यहाँ से लिबरेट हो रहे होंगे और जितने यहाँ पर डिपॉजिटेड होते रहेंगे। ठीक है बात, तो केवल इलेक्ट्रॉन का मूव होता रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। अब बात करते हैं करंट कैसे फ्लो हुआ यहाँ पर, है ना। देखिए अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख लेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन होती है, करंट किस डायरेक्शन मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में मूव होती है करंट की डायरेक्शन, सॉरी करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ होती है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की अगर डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट रहती है। तो करंट की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ हम देखें अगर Ag इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट बनेगा जो Ag पॉजिटिव आयन की वजह से, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में Ag प्लस आयन मूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके अपोजिट मूव कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट रहती है करंट की डायरेक्शन, तो NO3 आयन की वजह से करंट होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, Ag प्लस की आयन की वजह से करंट होगा, उसकी डायरेक्शन तो ये है ही, लेकिन NO3 आयन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आयन जिस डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन। तो इट मीन्स दोनों ही चार्जेस की वजह से जो करंट बनेगा, दोनों ही आयंस की वजह से जो करंट बनेगा, कैटायन और एनायन की वजह से जो करंट बनेगा, उन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। मीन्स नेट करंट हमको इसी डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है बात, तो नेट करेंस एनोड टू कैथोड हो गया। ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। तो हमने यहां देखा कि पॉजिटिव चार्ज से करंट निकलेगा, है ना। करंट की डायरेक्शन कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन से, और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो यहां से करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, करंट यहां से इस तरीके से मूव करेगा, और यहां इसमें क्योंकि यहां लिक्विड जो भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो नेट करंट हमको दे रहा है इस डायरेक्शन में। करंट यहां से स्टार्ट हुआ और हमको नेट डायरेक्शन ये मिली करंट की, और फिर यहां पहुंचेगा करंट, और फिर ये करंट की डायरेक्शन होके कुछ इस तरीके से फिर इस नेगेटिव टर्मिनल पर करंट पहुंचेगा। तो इस तरीके से करंट जो है कंप्लीट फ्लो हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा जो करंट है कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, यही है कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिक्विड यूज किया है, जो प्योर लिक्विड था, वाटर था, ये प्योर लिक्विड था। ओके, इस प्योर लिक्विड को हमने क्या बनाया, कंडक्शन इन लिक्विड, है ना। इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया इस प्योर लिक्विड से। कैसे पास किया, AgNO3 इसमें ऐड करके। सो दिस इज द कंडक्शन इन लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड्स तो प्योर लिक्विड्स जो होते हैं जितने भी, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। अभी हमें यहाँ देखना है कि जो इनकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, लिक्विड्स की जो कंडक्टिविटी है वो कम होती है ना। प्योर लिक्विड को हमने यहाँ कंडक्टिंग बनाया है, तो ये कंडक्टिंग लिक्विड्स जो होते हैं ये इनकी कंडक्टिविटी इतनी नहीं होती जितनी मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है। जैसे हमने ये जो वायर यूज किया ना सर्किट में, वायर जो भी मटेरियल है, तो मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, और लिक्विड्स की जो कंडक्टिविटी है, मीन्स करंट को पास करने की जो क्षमता होती है वो उतनी नहीं होती जितनी मटेरियल्स की होती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी बात करें। ठीक है, देखिए पहली बात, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी ये चीज़ और देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस ही है हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक। कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, तो देखिए कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स की कंडक्टिविटी ये होती है 10⁵ और 10⁶ टाइम्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। इतनी ज़्यादा होती है, देखिए, ऑफ लिक्विड्स।
तो मटेरियल की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू लिक्विड। कंडक्टिविटी मीन्स जो करंट को कंडक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, जो लिक्विड है या फिर मटेरियल है, कुछ भी है, तो कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज देखिए आयंस हैं इसमें। चार्ज कैरियर कौन होता है लिक्विड में? चार्ज कैरियर कौन होता है? आयंस। चार्ज को कौन कैरी करता है? आयंस। चार्ज कैरियर कौन है इसमें? आयंस। ओके, लेकिन मटेरियल्स में चार्ज कैरियर्स कौन होता है? इसमें होते हैं चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में बहुत ज़्यादा होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं। अगर कॉपर की बात करें तो उसमें 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में। आयंस आर वेरी लेस। ओके, तो यही वजह होती है कि आयंस बहुत कम होते हैं और यही चार्ज कैरियर होते हैं लिक्विड्स में। तो इनकी जो कंडक्शन है, कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो कम होती है। करंट को जो है हम उतना अच्छा पास नहीं करा सकते लिक्विड से जितना अच्छा पास हम मटेरियल से करा सकते हैं। साथ ही जो हमने यहाँ पे लिक्विड यूज किया है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? डेंसर होता है कंपैरिजन टू मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, लिक्विड होता है, सिंपल सी बात है, लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड जो होता है वो क्या होता है? डेंसर होता है कंपैरिजन टू मटेरियल। तो जो आयंस हैं, आयंस को मूव करना है डेंसर मीडियम से होके, तो आयंस को ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे। ऑब्स्ट्रक्शंस मिलेंगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। स्पीड स्लो होगी। ठीक है, और चार्ज कैरियर कम फ्लो करेंगे। पर सेकंड जो चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे थे वो उनकी जो नंबर्स है वो कम हो जाएगा, मीन्स क्योंकि स्पीड कम हो गई उनकी, और करंट क्या होगा? कम हो जाएगा, है ना। पर सेकंड जो चार्ज फ्लो कर रहा था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम? क्योंकि डेंसर होते हैं, लिक्विड्स आर डेंसर। सो इससे क्या होगा? लेस करंट, लेस करंट। ओके, तो करंट जो है कम फ्लो होगा इन कंपैरिजन टू मटेरियल्स। और इसमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या होता है? रेयरर भी होता है इन कंपैरिजन टू दिस लिक्विड। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है रेयरर भी होता है। ठीक है, या फिर कहें लाइटर या रेयरर मीडियम होता है मटेरियल कंपैरिजन टू लिक्विड। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होते हैं तो ये चार्ज को कैरी करते हैं, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है बात, तो ये कंडक्टिविटी की बात कर ली हमने यहाँ पर। अब बात करें अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, यही इलेक्ट्रोलाइसिस है व्हेन करंट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। इलेक्ट्रोलाइट से जब हम करंट को पास करते हैं तो होता क्या है कि केमिकल चेंजेस अकर इन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में केमिकल चेंजेस होते हैं। क्या केमिकल चेंजेस हमने देख ही लिए? Ag डिपॉजिट होता है NO3 कंपाउंड में बनता है AgNO3 में, है ना। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। यहाँ पर जो केमिकल चेंजेस होता है तो सब्सटेंसेस लिबरेट होते हैं या फिर डिपॉजिट होते हैं, यही प्रोसेस कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन करंट passes through an electrolyte, है ना, जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रोलाइट है। जब इलेक्ट्रोलाइट से करंट पास करते हैं, व्हेन करंट पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल चेंजेस, क्या केमिकल चेंजेस होते हैं वो हम बात कर ही चुके हैं। केमिकल चेंजेस अकर इन द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हेंस सब्सटेंसेस लिबरेटेड और
deposited at electrodes, है ना। यहां पर NO3 लिबरेट हुआ था और Ag प्लस डेपोजिट हुआ था at electrodes. This process is electrolysis. Electrolysis. ओके, तो कुछ इस तरीके से हम इसे लिख भी सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट। तो कुछ इस तरीके से यहां पर, ये तो आपके समझ में ही आ गया होगा यहां पर कि जो एनोड है यहां से ये Ag जो है क्या होगा, लिबरेट होगा, है ना। तो ये हल्का होता रहेगा और ये क्या होगा, भारी होता रहेगा, क्योंकि इस पर क्या होगा, Ag डेपोजिट होगा, है ना। तो जो कैथोड है इस केस में डेपोजिट होगा यहाँ पर Ag, और यहाँ से ये हल्का होता रहेगा। ये भारी था, हल्का होता रहेगा, जितना भारी थे तो दोनों एक जैसे ही। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो कैटायन है, कैटायन Ag प्लस है, ठीक है, उसी का हमको एनोड लेना है। क्यों लेना है, जिससे कि इसकी कंसंट्रेशन वही रहे जो थी पहले, ठीक है बात। अब देख रहे थे हम यहाँ पर कि यहाँ Ag डेपोजिटेड हुआ था और यहाँ पर Ag लिबरेटेड हुआ था। तो कितने अमाउंट में यहाँ इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होती है, जो डेपोजिट या लिबरेटेड होते हैं जो भी सब्सटेंसेस, वो किस अमाउंट में लिबरेटेड या डेपोजिटेड होते हैं, उसको अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर फैराडे लॉस। तो फैराडे ने ये चीज बताई थी कि कितना अमाउंट में डेपोजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, जो भी सब्सटेंस डेपोजिट हो रहा है वो किस अमाउंट में होगा, तो ये फैराडे ने बताया था। और कितना लिबरेट हो रहा है, कितना रिलीज हो रहा है, वो फैराडे लॉज में हम स्टडी करेंगे इस चीज को। तो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फैराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर है बात। तो इसको केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। दिस इज केमिकल इफेक्ट मींस केमिकल चेंजेस होते हैं इसमें, है ना। यहां पर हमने बात भी की थी, दिस सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डेपोजिटेड, है ना। यही है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। करंट को कुछ इस तरीके से हम पास कर सकते हैं लिक्विड से होके, ठीक है। तो प्योर लिक्विड्स को हम किस तरीके से कंडक्शन करा सकते हैं, इस चीज को हमने यहाँ देखा। और नेक्स्ट लेक्चर में फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। उससे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन गैसेस या फिर एयर, और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मटेरियल्स। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे।